हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आज से फिर से एक धमाकेदार क्लास लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए और आप लोग के बीच। मैं आज इस क्लास को आरंभ करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग को बता दिया जाए। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एजुकेटेड जो भी अध्यापक हैं उनको मैं ला दिया हूँ और बहुत ही जल्दी हम लोग की क्लासेस सभी विषयों की इस चैनल पर चलेगी। ठीक है, तो आप लोग दिल थाम कर बैठे रहें क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी क्लास को आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, एक आध दिनों में हम लोग की क्लासेस सभी विषयों की आरंभ हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से मैं अपना जो सब्जेक्ट मैं अभी तक चला रहा था वो तो मैं अपना चलाऊंगा, डेली चलाऊंगा अब। ठीक ना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से जो भी विषय है, जैसे इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ और साइंस हुआ, साइंस यानी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, 11वीं हो, 12वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 9वीं हो, इन सब के जो भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए हम लोग बहुत ही अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हो उसको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इन सब बातों को आगे बताया जाएगा, जब क्लास चलेगी तब बात किया जाएगा। ठीक है, अभी अपनी क्लास के विषय में बात की जाए तो हम लोग भारतीय युग तक समझ गए थे। अब हम लोग जानेंगे छायावादी युग से संबंधित कुछ बातों को। ठीक है, और छायावादी युग में उसके समय सीमा से बातों को जानेंगे। ठीक है, उसको लिखित शब्द किसने दिया, क्या उनकी विशेषताएं रही, और उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो भी अन्य रचनाएं हैं, चाहे वो छायावादी युग से संबंधित रखती हो, चाहे वह ब्रज भाषा से संबंध रखती हो। ठीक है, इस प्रकार से और अन्य प्रकार की जो भी रचनाएं हैं उन संबंधित रचनाओं के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पुनः मैं आपका हिंदुस्तान क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आइए क्लास को आरंभ किया जाए। तो आइए पहले हम लोग जानेंगे छायावादी युग से संबंधित बातों को। ठीक है, छायावादी युग, छायावादी युग की समय सीमा बताएं तो छायावादी युग की समय सीमा जो 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक रही। या ऐसे समय सीमा कब से कब तक, सन 1900 से 1919 से सन 1938 ईस्वी तक। ठीक है, सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद से छायावाद का सफल स्थल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने किया, जानेंगे, लिखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म विद्रोह है। किसका है भाई, किसने किया है, विद्रोह है, वह किसने किया, तो आइए जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे चलते, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको जानते हैं। लिखेंगे कि लिखित रूप में छायावाद शब्द के लिखित छायावाद, ठीक है, लिखित रूप में छायावाद शब्द के
प्रथम प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाला कौन है भाई? तो वो है मुकुंदधर पांडे। मुकुटधर कौन थे? मुकुटधर पांडे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदी में छायावाद, इन्होंने हिंदी में छायावाद लेख में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। लेख में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें समझे आप लोग? अब आओ जानते हैं आगे छायावाद युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, इतनी बातें समझे आप लोग। अब आगे हम लोग जानेंगे। सबको दिख रहा है ना? सबको चलो अच्छा। लिखेंगे छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, आइए जानते हैं। पहले जो हमारे कवि हैं या कहें लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनसे संबंधित बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले हमारे जो कवि हैं उनका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। पहले जो हमारे कवि आते हैं उनका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। तो लिखेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। और इन्होंने कब से कब तक रचनाओं का निर्माण किया? तो 1889 से 1936 ईस्वी तक। ठीक है, आइए जानते हैं रचनाओं से संबंधित अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना आती है उर्वशी, उसके बाद वनमालिका। इस प्रकार से अन्य रचनाएं। आइए देखिए, उर्वशी, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, जहाँ तक पढ़े थे अब उसके आगे देखेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो उनकी अन्य रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं की विषय में बात हो रही थी। ठीक है, जिसको हम नहीं लिख पाए। चलो अब यहाँ पर मैंने फिल कर दिया कि आपका समय कम लगेगा। देखो कौन कौन सा क्या है भाई अन्य इनकी रचनाओं में। कौन कौन सी रचना है आपकी? उर्वशी है, वनमालिका है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार है। ठीक है, इसके बाद से कौन से है? शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व। ठीक है, आदि प्रकार की इनकी अन्य प्रकार की रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद युग में किस सन से किस सन तक
कब से कब तक ये अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। तो कब से कब तक भाई, कब से कब तक? तो आप बता सकते हैं कि सन 1889 ईस्वी से लेकर के सन 1936 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। किस युग में? छायावादी युग में। बात क्लियर? अब आगे जानते हैं। आगे हम बात करें आपसे, तो आगे बात करेंगे आपसे हम, तो आती है चित्रधार। ठीक है, चित्रधार चित्रधार इनकी रचना है। पूछेगा कि चित्रधार रचना किसकी है और कौन सी भाषा में है? तो जयशंकर प्रसाद जी की बात बताएंगे आप लोग। और कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में चित्रधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या कहेंगे कि कविता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आता है हमारा छायावाद रचना। छायावाद से संबंधित, छायावादी युग से संबंधित और भी जो रचनाएं हैं और उनके जो समय अवधि है उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, उसे देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर छायावाद से रचना है, कौन सी रचना है भाई? झरना है। झरना कब, किस सन में आरंभ हुई? 1918। बात क्लियर? अब आगे देखो, आंसू है। आंसू कब आरंभ हुई भाई? कब आंसू का निर्माण किए या रचना किए? तो 1925 में। लहर का कब? 1933 में। उसके बाद से कमायनी का कब? कमायनी इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है जो 1935 में इन्होंने निर्माण किया। कमायनी का उद्देश्य क्या है, कमायनी की क्या विशेषताएं हैं, इस सब के विषय में अभी हम लोग बात करेंगे। कमायनी में कितने सर्ग है, क्या उसकी और विशेषताएं हैं, उसकी विवेचनाएं हैं, इससे संबंधित बातों को अभी हम लोग जानेंगे। चलो देखते हैं क्या बात कह रहा है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा यह रचना, कृति यानी रचना, कमायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण, यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप में, यानी कम समय में। संक्षिप्त का मतलब होता है कम। ठीक है, कम समय में क्या करना है हम लोग को? इसका विवरण देना है, समझाना है। तो कमायनी की बात करें तो कमायनी एक रस से ली गई है जिसका नाम है शांत, और शांत रस का अस्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है, आप लोग जानते होंगे भली भांति। उसके बाद आता है दर्शन। शांत रस किस रस से लिया गया है? तो यह भैया अंगीरस। अंगीरस किससे? अंगीरस। ठीक है, अंगीरस। अब देखो दर्शन, दर्शन की बात कर रही है तो कौन सा दर्शन की बात कर रहा है? तो कह रहा है कि शैव दर्शन। शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रतिविज्ञान दर्शन की मान्यताओं को के अनुरूप क्या कह रहा है? समासतावाद, समासतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना किया इन्होंने। किसमें? शैव दर्शन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत इन्होंने किया? किसके अंतर्गत किया इन्होंने? तो शैव दर्शन के अंतर्गत किया। ठीक है, किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने किया। इतनी बातें क्लियर? अब आगे जानो, आगे इनके विषय में बात करें तो कमायनी का उद्देश्य, कमायनी का उद्देश्य के विषय में जाने तो कमायनी का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना है। कमायनी का उद्देश्य क्या है भाई? तो कमायनी का उद्देश्य आनंदवाद का स्थापना है। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? इतनी बातें समझ रहे हैं आप लोग? चलो अब आगे देखो। अब इसमें आगे यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अभी थोड़ा सा कैमरे को डाउन किया जाएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो उसके बाद से क्या है? कमायनी के सर्ग। कमायनी के सर्ग कितने होते हैं? कमायनी द्वारा कितने सर्ग प्रतिपादित किया गया प्रसाद जी द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कितने सर्ग प्रतिपादित किया गया? तो मैं बताऊं आपको कि 15 सर्गों को प्रतिपादित किया गया। कमायनी में 15 सर्गों को प्रतिपादित किया गया। और वह कौन कौन सा है? तो वह है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, यह 15 प्रकार के सर्ग हैं। किस कृति में ली गई और किस रचना के अनुसार? तो जयशंकर प्रसाद जी ने एक रचना का निर्माण किया जो सर्वप्रसिद्ध है, कमायनी। और कमायनी के संक्षिप्त विवरण में हमें यह पता चलता है कि कमायनी का उद्देश्य क्या है? तो आनंदवाद। आनंदवाद, कमायनी के आनंदवाद में कितने सर्ग सम्मिलित हैं? तो 15 सर्ग सम्मिलित हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से सम्मिलित है। ठीक है, इन बातों को हम लोग अभी जानते हैं।
देखें क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों की यहाँ पर विशेषताएं दर्शाई गई हैं। पहला सर्ग है चिंता, उसके बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, उसके बाद लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, उसके बाद से आता है संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 प्रकार की क्या है, यह 15 प्रकार के इनके सर्ग हैं। कितने प्रकार के भाई, 15 प्रकार के। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें समझे आप लोग। कितने प्रकार की है भाई, 15 प्रकार के, 15, ठीक है, 15 सर्ग हैं, ठीक है। अब उसके बाद जाने हम लोग मुख्य छंद। इसमें मुख्य छंद कौन सा है, कामायनी का मुख्य छंद क्या है, तो ताटक है, ताटक छंद है। इतनी बातों में कहीं से किसी को कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है, नहीं तो अब आगे बढ़ा जाए। इतनी बातों में कहीं से, यहाँ पर देख लें, शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रतिभिज्ञान दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप समाजवाद एवं आनंदवाद की स्थापना की गई। किस दर्शन के अनुसार की गई, तो शैव दर्शन। यह याद रखें हमारा शैव दर्शन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे इसकी और विशेषताओं को, और इसकी जो भी विशेषताएं हैं इससे संबंधित बातों को हम लोग अब आगे जानेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग, और आगे से संबंधित और बातों को हम लोग जानते हैं। सोच रहे होंगे कि अब आप लोग सोच रहे हैं कहे भाई चश्मा लगा ले रहे हैं फिर निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है ना आई पे, तो इसकी वजह से लगा ले रहे हैं कभी कभी, ठीक है भाई। चलो देखो, कमायनी में प्रतीक क्या है, कमायनी के प्रतीक क्या है उसको समझते हैं हम लोग। पहले हेडिंग दे लेते हैं, कमायनी के प्रतीक, ठीक है। तो कमायनी के प्रतीक कौन कौन से भाई, तो पहले आता है हमारा मनु, श्रद्धा, हृदय, ईड़ा, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, कुमार, मानव, ठीक है, कुमार, मानव, मनु, मन होता है मनु का, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग आगे कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। ऐसे लिखेंगे, यहीं से इसी में दे दें कि कमायनी को, या लिखेंगे कि इसको छायावाद का, इसको छायावाद का उपनिषद, ठीक है, इसको छायावाद का उपनिषद किसने कहा भाई, तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने, आचार्य शांति प्रिय, ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी ने। उसके बाद लिखेंगे नोट करके, नोट में लिखेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध ने, गजानन माधव मुक्ति बोध ने कमायनी को फैक्सी माना है। क्या माना है,
फैक्सी माना है। क्या माना है भाई? फैक्सी माना है। किसने माना है? तो भैया गजानन माधव मुक्तिबोध ने माना है भाई। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को क्या माना है? फैक्सी माना है, फैक्सी। आगे देखें, अब आगे जानेंगे हम लोग छायावादी युग से संबंधित, और जो अगले जो हमारे लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अन्य रचनाएं क्या क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विवेचनाएं क्या हैं, ठीक है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। जयशंकर प्रसाद से संबंधित हमारी जो भी रचनाएं थी, ठीक है, और उनकी जो भी विशेषताएं थी, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया कि आप लोग के माइंड में अच्छे से बैठ जाए। चलो अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं, आगे की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित बातों को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात की जाएगी। तो अब आते हैं हमारे जो सबसे प्रिय लेखक कहे जाए तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1857 से 1992, 1857 से 1992 में इन्होंने क्या किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अन्य प्रकार की छायावादी युग में इन्होंने अन्य प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। कब से कब तक, किस सन से किस सन के बीच में किया? तो सन 1857 ईस्वी, ठीक है, 1857 ईस्वी से लेकर 1992 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या किया? अन्य प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोग को? चलो अब आगे देखते हैं, इसमें जानते हैं निराला जी का दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार क्या है भाई? वो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? लिखेंगे कि इन्होंने मतवाला और समन्वय, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन, नामक पत्रों का संपादन भी किए, ठीक है, भी किए। उसके बाद जानेंगे उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निराला उपनाम, लिखेंगे कि इनका निराला उपनाम मतवाला के तुक पर रखा गया था। मतवाला के तुक पर रखा गया था। निराला का उपनाम किसके तुक पर रखा गया था? तो मतवाला के तुक पर रखा गया था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। मतवाला क्या है? तो एक समन्वय संपादक है। चलो अब आगे जानते हैं। निराला जी को ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहें तो महाप्राण कवि भी कहा जाता है। महाप्राण कवि
कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं इनसे संबंधित बातें। छायावादी रचनाओं में इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? लिख लेंगे छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाएं इन्हीं की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही। और कौन कौन सी रचना है आइए जानते हैं, और किस सन में आरंभ हुई थी। तो पहली इनकी रचना आती है अनामिका। और कब इन्होंने निर्माण किया? तो सन 1923 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से परिमल आती है, परिमल, और ये कब प्रकाशित होती है? तो ये होती है 1930 ईस्वी में। उसके बाद से आती है इनकी अगली जो रचना गीतिका, वो होती है 1936 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आता है अगली रचना इनका तुलसीदास, और यह कब प्रकाशित होती है भाई? कब रचना इन्होंने किया? तो सन 1938 ईस्वी में। अब आइए जानते हैं इनसे संबंधित अन्य रचनाओं को, कि अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन से हैं छायावाद युग से संबंधित। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग जाने त्रिपाठी जी से संबंधित। तो आइए इनकी अन्य रचनाओं को जान लेते हैं। हेडिंग दे लें, अन्य रचनाएं। ठीक है, अन्य रचनाओं में लिखें कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला। ठीक है, नए पत्ते, अर्चना, और अर्चना के बाद इनकी रचना है आराधना, गीतकुंज, आराधना, गीतकुंज, सांध्यक काली, सांध्यकाली आदि। ये इनकी अन्य प्रकार की रचनाएं हैं। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम क्या है भाई, बता दें आप लोग। और किस पे रखा गया था, किस तुक पर रखा गया था? तो मतवाला तुक रखा गया था। आइए अब आगे हम लोग जानते हैं इनसे संबंधित और बातें। इनकी प्रमुख कविताओं से संबंधित बातों को जानते हैं कि इनकी प्रमुख कविताएं कौन सी हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलो अच्छा है। अब हम जानेंगे इनकी प्रमुख कविताओं को, कि इनकी प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, निराला जी से संबंधित प्रमुख कविताएं हैं ये। ठीक है, इसको जानते हैं, समझते हैं कि क्या कौन कौन सी प्रमुख कविताएं हैं। ऐसे तो इसमें सभी प्रमुख कविताएं हैं, लेकिन आइए इनके नाम को थोड़ा हम लोग अच्छे से जान लें। तो मैं आपको बताऊं, सरोज स्मृति जो सन 1935 ईस्वी में ये कविता का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। कौन सा ईस्वी? सन 1935 ईस्वी। उसके बाद राम शक्ति की पूजा उन्होंने 1936 ईस्वी में की। फिर आती है सांध्य सुंदरी, अपरा, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, बादल राग, स्नेह निर्झर, वह गया, इत्यादि प्रकार की ये इनकी
प्रमुख कविताएं रही। आइए और अन्य इनकी कविताएं हैं, इनसे संबंधित बातों को हम लोग जानते हैं। तो अन्य इनकी कविताएं आती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी महाराज शिवाजी को पत्र। ठीक है, महाराज शिवाजी को पत्र, वर्दे वीणा वादनी वर्दे, फिर महंगू महंगा रहा, फिर गर्म पकौड़ी, उसके बाद रानी और कहानी, फिर मास्को डायलॉग्स। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर से संबंधित है। ये आपको एमसीक्यू से संबंधित प्रश्नावली है, जो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग भी समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और ऐसे इस प्रकार से आपके छायावादी युग से ये दूसरे हमारे कवि रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पहले चरण में किसको बताएं हम, तो बताएं आपको जयशंकर प्रसाद जी को। अब हम बताने वाले हैं आपका छायावादी युग से संबंधित आते हैं हमारे जो अगले लेखक, वो हैं आपके सुमित्रानंद पंत जी। और इनकी जो समय अवधि रही, कब से कब तक इन्होंने अन्य रचनाओं का निर्माण किया, तो सन 1900 ईस्वी से सन 1977 ईस्वी के बीच में इन्होंने अन्य प्रकार की छायावादी युग की रचनाओं का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो आइए उनसे संबंधित रचनाओं को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए, पहले मैं इसको फिल कर दूंगा, उसके बाद से आपको समझाऊंगा कि ताकि आपका कम समय लगे और हमारा काम भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं। देखिए, अगले हमारे जो छायावादी युग से संबंधित है वो है सुमित्रानंद पंत जी, और इनकी कुछ अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। तो आइए उससे संबंध में, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं छायावादी रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो अच्छावास है, उसके बाद ग्रंथि है, विगड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, ठीक है। अच्छावास कब निर्माण हुआ भैया, 1920 ईस्वी में। और ग्रंथि भी कितने में हुआ, 1920 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद से वीणा इनकी रचना 1927 में इन्होंने दिया। उसके बाद पल्लव रचना 1928 में दिया इन्होंने। गुंजन रचना का निर्माण कब किया भाई, कब किया, 1932 ईस्वी में। उसके बाद से इनकी प्रगतिवादी रचनाएं आती हैं। युगांत का इन्होंने निर्माण किया सन 1936 ईस्वी में। और युगवाणी की रचना किया इन्होंने कब, 1939 ईस्वी में। उसके बाद अंतिम इसमें प्रगतिवादी युग में ग्राम्या की जो रचना है वो आती है 1940 ईस्वी में इन्होंने निर्माण किया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अंत्येष्टवादी रचनाएं, जिसमें इन्होंने स्वर किरण कब प्रकाशित किया, 1947 ईस्वी में। उसके बाद से स्वर्णधूलि कब प्रकाशित किया, 1947 ईस्वी में। उसके बाद से वाणी युगपथ की रचना किया इन्होंने। उसके बाद से नवमानवतावादी रचनाएं में इनका पहली रचना आती है उत्तरा, और कब किया इन्होंने, 1949 ईस्वी में। उसके बाद से कला और बूढ़ा चांद का निर्माण कब किया, 1959 में। अंतिमा का 1955 में। लोकायतन का कब किया इन्होंने, तो 1964 ईस्वी में। यह क्या है, यह एक महाकाव्य है, ठीक है। उसके बाद से चिदम्बरा का इन्होंने निर्माण किया, ठीक है। अब हम जानेंगे नाटक, इनके जो छायावादी युग से जो कथा नाटक है कहे तो, या काव्य नाटक कहे तो, उस संबंध में आइए जानते हैं कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, समझते हैं। आइए जानते हैं सुमित्रानंद पंत जी से संबंधित यह हमारी जो काव्य नाटक है, इससे संबंधित कुछ रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है, तो आप लोग देख ही रहे कौन कौन सी रचना है। रजत शिखर है, शिल्पी है, सवर्ण है, अंतिमा है, मधुबन है, युग पुरुष है, छाया है, मानसी है, ज्योत्सना है। ये इत्यादि प्रकार के इनके क्या है भैया, नाटक है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे मैं बताऊं इनकी प्रमुख कविताएं। तो प्रमुख कविताएं इनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता जो है वो है नौका विहार, ठीक है। नौका विहार इनकी बहुत बेस्ट कविता है। और उसके बाद सभी कविताएं अच्छी हैं, लेकिन नौका विहार इनकी बहुत बार पूछी जाने वाली है कविता है नौका विहार। उसके बाद परिवर्तन, मौन, बापू की बहुत ये भी कविता बहुत अच्छी है। बापू के प्रति ये भी है। ताज, प्रथम, रशिम, इनकी आज प्रकार की ये जो भी कविताएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और किस युग से संबंधित है ये भी याद रखिएगा कि छायावादी युग से संबंधित है। छायावादी युग की समय अवधि क्या है तो ये भी याद रखिएगा कि कब से कब तक उसकी समय अवधि है। 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक के, ठीक है। उसमें कौन कौन से रचनाकार से संबंधित बातें हैं वो सभी आप बताइएगा। उसके बाद छायावादी युग की एक लास्ट कहें तो लेखिका रह गई हैं महादेवी वर्मा। तो आप लोग अगर इजाज़त देंगे तो इस क्लास में उनको बता दीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में महादेवी वर्मा से संबंधित बातों को जानेंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग जानेंगे महादेवी वर्मा से संबंधित जो भी बातें हैं छायावादी युग से। उसके बाद से हम लोग प्रगतिवादी युग को आरंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसी तरह से जुड़ते रहिएगा हिंदुस्तान क्लासेस पे। आप लोग का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप लोग इसी तरह से हिंदुस्तान क्लासेस से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ।